नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, वह लगातार उसमें ऐसी-ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, जिसने दुनिया को भी चौंका दिया है। और जिस तरह से हमलों की एक कड़ी श्रृंखला दोनों तरफ से हमें दिखाई दी, उसने काफ़ी हद तक दुनिया को भयक्रांत भी कर दिया क्योंकि आखिरकार इसकी परिणति क्या होगी। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का जो एक बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने ईरान पर हमले को 5 दिन तक टाल दिया है। और साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने लिखा भी है अपने ट्वीट उस पे, ट्रूथ हैंडल जो है उनका, कि 2 दिन से, पिछले 2 दिन से लगातार हमारी अच्छी बातचीत ईरान के साथ हो रही है। तो ऐसे में क्या बैकडोर चैनल क्या कुछ काम कर रहे हैं? क्या इसमें ओमान हो सकता है, इजिप्ट हो सकता है, टर्की हो सकता है, कौन हो सकता है इन सब चीज़ों को मैनेज करने में? और डोनाल्ड ट्रंप जहाँ पे हमले करने की लगातार चेतावनी दे रहे थे, अचानक से उनका 5 दिन के लिए हमले टालने का ऐलान भी दुनिया को चौंका रहा है। और आखिरकार इन सबके निहितार्थ क्या है, इन सबका मायने क्या है? और हमारे साथ इस चर्चा में बहुत ही सीनियर राजनीति विशेषज्ञ प्रफुल्ल कोलखान जी जुड़ गए हैं कोलकाता से। उनका बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। प्रफुल्ल जी, क्या जी लगता है आपको नमस्कार। जी, पूरे घटनाक्रम पे आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से बयान आना, कि जहाँ वे ईरान को चेतावनी दे रहे थे, उनके ऊर्जा संयंत्रों पे, एनर्जी जो उनके प्लांट हैं, एनर्जी जो ठिकाने हैं, उस पे हमला करने की, अचानक से उन्होंने 5 दिन के हमले टाल दिए। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पे हैं? क्या वह इस पूरे युद्ध से निकलने के तरीके देख रहे हैं? क्या लगता है आपको इस पूरे घटनाक्रम से, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो सबको नमस्कार। पहले डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी दुनिया को धोखा देते देते खुद को भी धोखा देने लगते हैं। वे अपनी बात को कब किस संदर्भ में कहते हैं, नहीं कहते हैं, ये वही बेहतर जानते हैं। लेकिन उनकी बातें कई बार बहुत विरोधाभासी होती हैं और दूसरे लोग उसका खंडन कर देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के संदर्भ में भी उन्होंने कहा था, कि जाने कितनी बार कहा कि भारत और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने सीज फायर किया था, करवाया था, उनके कहने से हुआ। अब चूंकि हमारे प्रधानमंत्री ने इसका कभी कोई खंडन या इस पर कोई राय नहीं व्यक्त की, तो हम लोग मानते हैं कि वो उनका कहना सही हो सकता है, इसलिए बार बार इतना रिपीट कर रहे हैं और महाशक्ति हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा है कि सार्थक और अच्छी बातचीत हो रही है, अच्छी बातचीत तो पहले हो रही थी, जब इजराइल ने अटैक कर दिया, जब आक्रमण होने लगा, तब भी अच्छी बात हो रही थी। अब ये कौन सी अच्छी बात हो रही है? ओमान शायद इस दिशा में कुछ प्रयास ओमान के माध्यम से हो रहा था कि बातचीत हो जाए, लेकिन ईरान ने तो बातचीत की जरूरत को महसूस नहीं किया। ईरान ने तो कहा कि नहीं, बातचीत क्या, सीज फायर के लिए क्या बातचीत होगी, बातचीत क्लियर है। आप या तो अपना बेस यहाँ से खाली कीजिए, मुआवजा दीजिए और इजराइल यहाँ से जाए और कभी हमारे पर इस प्रकार का आक्रमण न हो। इसलिए सीज फायर नहीं, अंतिम समय तक के लिए, बहुत दिन तक के लिए युद्ध बंदी ही नहीं, युद्ध की स्थिति ही समाप्त कर दी जाए। इसमें बातचीत का क्या होना है? और अब बातचीत क्या होगा? उनके सबसे सर्वोच्च कमांडर को मार दिया, सुप्रीम कमांडर को मार गिराया गया, किसी ने शोक नहीं व्यक्त किया, उसमें भारत भी शामिल है। और अब पूरी दुनिया के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ईरान को हमला नहीं करना चाहिए। अब उनको मानवता की याद आ रही है। लेकिन जब ईरान में बच्चों के स्कूल पर इतना जबरदस्त आक्रमण किया गया, इतने सारी बच्चियां मारी गई, उस समय में किसी के मुंह से जुबान नहीं फूटा। मुझे तो लगता है पोप ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और कहा है ये हमला सही नहीं है। तो हमला सही नहीं है तो हर बात सही बात है। तो इन्होंने कहा अब इनको ये युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन इससे तरह तरह की बात कह रहे हैं। तुरंत ईरान ने इसका खंडन भी शायद कर दिया कि कोई बातचीत नहीं हुई है। और यमन ने, ओमान ने भी यही कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर चुके हैं, सफलता मिली है, ऐसी कोई बात नहीं है और बातचीत का कोई सबूत नहीं है। अब इजराइल और अमेरिका में भी एक तरह का फाट आ गया है, फाट। और फाट ये है कि ये कहते हैं कि हमसे पूछ कर नहीं किया, क्या मेरी जानकारी के बिना ये सब हुआ। अब जो स्ट्रेटेजिक सेंटर हैं, बिजनेस सेंटर हैं, उस पर आक्रमण करने की बात कही थी, तो काफी दम्भ में बोलते रहे और लगा कि ईरान डर जाएगा। ईरान डरा नहीं और लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स ने उसके तो कमाल कर दिए गए और 400 और 4000 किलोमीटर का रेंज उसने पकड़ लिया। इससे सभी घबराए हुए हैं और स्वाभाविक है। अब इनको यह भी पता नहीं है कि ईरान के पास सचमुच में
एटम बम है कि नहीं है, या कम से कम एटम बम बनाने की क्षमता है कि नहीं है, या एटम बनाने खुद ना भी बनाया हो तो उसके सहयोग देने वाले लोग कहीं उसके इस्तेमाल के लिए एटम बम उसको उपलब्ध करा रहे हैं क्या। तो कई तरह की आशंकाओं से घिरे हुए हैं, इसलिए इनको लगा कि जब ये नहीं हो रहा और आक्रमण हो जाएगा तो इसके पहले एक तरह से इन्होंने कह दिया कि 5 दिन का हम युद्ध विराम करते हैं। अपनी तरफ से उन्होंने एक तरफा घोषित किया है, लेकिन ईरान इसको मानेगा नहीं मानेगा, क्योंकि देखिए इस युद्ध के बेनिफिशियरी कौन है। रशिया पर लगा हुआ सारा प्रतिबंध हट गया, करो व्यापार। ईरान पर लगा सारा सेंक्शन हट गया, तो ये लोग तो और चाइना तो बीच में है ही, तो ये तो चाहेंगे ना कि स्थिति बनी रहे ताकि सेंक्शन लगाने की फिर हिम्मत न करे। कौन होता है। और मैं ये कह रहा हूं, देखिए परमाणु बम का इस्तेमाल करके ही अमेरिका ने वह शक्ति हासिल की, क्योंकि दुनिया में किसके किसके पास परमाणु बम है ये मालूम नहीं था भैया। 30 अप्रैल को तो 1945 को 30 अप्रैल 1945 को तो एडल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली। 7 और 9 को मई में शायद जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। तो फिर 6 अगस्त को 1945 के ही 6 अगस्त को, इतने दिन के बाद, मई जून जुलाई अगस्त, इसके बाद क्यों उन्होंने ये किया। भाई 15 अगस्त 1945 को, आप जानते हैं हमारी आजादी जो मिली 15 अगस्त 1945 को, तो ये तारीख क्यों फिक्स किया गया। ये इसलिए कि इस दिन युद्ध माने विश्व युद्ध का विजय दिवस है। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को ही युद्ध का ये दिवस था। अभी मेरे ध्यान में है तो इसलिए मैं उल्लेख कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, आप लोग भी देख लीजिएगा 15 अगस्त 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या महत्व है। तो हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे तो उन्होंने इस तारीख को चुना, इसलिए हड़बड़ी में वो भी थे कि 15 अगस्त ही कर दिया जाए, उस डेट को याद रखने के लिए। बहरहाल तो मैं ये कह रहा था कि उस समय में आपने मई में जाकर के, अगस्त में जाकर के आपने बम गिराया, 6 अगस्त और 9 अगस्त, क्योंकि रशिया युद्ध तो खत्म हो चुका था। जर्मनी को तो रशिया ने पराजित किया था और रशिया का वर्चस्व बढ़ रहा था, रशिया के बारे में प्रभाव बढ़ रहा था। तो उस प्रभाव को रोकने के लिए शायद, रशिया मतलब सोवियत संघ सबका, तो उसको रोकने के लिए एटम बम का इस्तेमाल किया गया। और दुनिया में पता नहीं था लोगों को कि और एटम बम इसके पास तो कितना है, और अमेरिका को लगता था, सही लगता था कि इन लोगों के पास एटम बम नहीं है। तो एटम बम के इस्तेमाल के डर से पूरी दुनिया खामोश रही, इनकी हर बात को शीत युद्ध में बर्दाश्त करती रही, और ये दाहिने बाएं करते रहे, पूरी दुनिया की पहरेदारी की। एटम बम और फाइनेंस कैपिटल, दो ऐसी ताकतें थी इनके पास। अब वो दोनों ताकतें कमजोर पड़ रही है। अब एटम बम बहुत सारे देशों के पास है। 3 देश जो हैं आपको इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में है, 5 देश, तो फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड एक तरफ है। तो ये इन तीनों में कोई वैसी एकता नहीं है, लेकिन बाकी जो 2 बचे हैं, रशिया और चीना, इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग इधर काफी बढ़ गई वैश्विक स्तर से। दोनों एक पेज पर आते जा रहे हैं, आए नहीं, आते जा रहे हैं। तो रशिया को भी फायदा है, और चाइना इसी बीच में चाहता है कि वह विश्व शक्ति का पदभार ग्रहण कर ले अपने पास। एक विश्व शक्ति जब ढह रही है तो दूसरी विश्व शक्ति आ रही है। इसमें भारत के दांव बड़े उल्टे पड़ गए। भारत को लगा कि अमेरिका सचमुच में बहुत बड़ी शक्ति है, तो बहुत जल्दी इसका फैसला हो जाएगा, और वो अमेरिकी लॉबी के साथ हो गया, इजराइल के साथ तो था ही। इसने कोई स्टैंड उस ढंग का लिया नहीं, और अब आज जब अमेरिका ही फंस गया तो भारत की स्थिति समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री का संक्षिप्ततम भाषण ये हुआ है लोकसभा में, जो हुआ है 24-25 मिनट का भाषण है। मैं एक्यूरेटली नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका सबसे छोटा भाषण अब तक का ये हुआ है। और उसमें उन्होंने जो बातें कही है वो भी लगता है मुझे कि स्क्रिप्टेड बातें हैं, ट्रांसलेशन में अंग्रेजी में तैयार किया गया ट्रांसलेशन है, और उसका उन्होंने पाठ किया है। बोला क्या है, पाठ किया है, पढ़ना बोलना नहीं होता है। तो और वो भी उसमें सदाशयता वाली बातें अधिक है, उपदेशात्मक अधिक है। आदर्श स्थितियों की चर्चा जरूर है कि हम
ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, लेकिन ये युद्ध की स्थिति पैदा क्यों हुई उसकी राजनीति नहीं बोली, उन्होंने नाम नहीं लिया कि किन लोगों के कारण दुनिया की स्थिति ऐसी हो गई है। सबकी नाम लेना चाहिए था, सही बात। तो बिना नाम लिए आपने कहा, तो कारण और उसका निदान की चर्चा किए बिना उन्होंने हमसे सिर्फ ये कहा कि कोरोना, हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि कोरोना जैसी भयावह स्थिति है, मैंने लॉक घोषित ना भी हो लेकिन लॉक पीरियड चलेगा, कोई नया शब्द आ जाए। और अभी बहुत तरह के खतरे आ गए हैं, ये युद्ध अगर आज भी रुक भी जाता है तो भी इसके प्रभाव नहीं रुकेंगे अभी, लंबे प्रभाव, लंबे समय तक। हाँ, तो ये उन्होंने, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, और पहली बार उन्होंने एकजुट होने की बात कही है पार्लियामेंट में, और विपक्ष के प्रति कोई तंज नहीं कसा उस ढंग का। आज नेहरू जी को बीच में घसीट कर नहीं लाए, तो ये बड़े बदलाव हैं, और ये बताता है कि अब संकट भारी है, कैसे इसका निपटान करेंगे, कर लेंगे हम लोग। जी बिल्कुल ठीक बात है कि संकट भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा वक्तव्य को आपने भी अच्छी तरह समझाया, देखा है, तो जहां वे लगातार चेतावनी दे रहे थे ईरान को, क्या ईरान की कूटनीतिक विजय है, ये रणनीतिक विजय है ईरान की? ट्रंप ने 5 दिल्ली जो हमला टालने की बात कही है, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक की फैक्टर बनकर इस पूरे युद्ध के अंदर निकला कि जिस तरह से कंट्रोल ईरान के पास है इस पूरे रास्ते का, पूरी खाड़ी, हॉर्मुज खाड़ी का, क्या उससे जो दुनिया में हाहाकार मचने की स्थिति पैदा हो रही है, क्या वह बड़ा की फैक्टर बना इस पूरे दौरान? क्या लगता है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, दो चीजों पर ध्यान देना होगा। बहुत सारे प्रसंग हैं, सबकी चर्चा तो नहीं की जा सकती है, लेकिन दो चीज है। एक तो जो हॉर्मुज जो है आपका पट्टी है, जलडमरू मध्य है वो, और दूसरा जो खड़क द्वीप है, खार्ग जिसको बोलते हैं, जो खार्ग है, ये दो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। अब ये खार्ग पर भी कब्जा नहीं कर पा रहे, खार्ग पर आक्रमण तो किया, और खार्ग में जो समुद्र है वो काफी डीप है, वहां जो बड़े जहाज लग सकते हैं, इसलिए वहां जो जहाज भरे जाते हैं वो एक अलग किस्म की वहां पर सुविधा है। तो खार्ग द्वीप को भी ये कब्जा नहीं कर पाए, और हॉर्मुज की तो अपनी अहमियत पहले से है ही। उन्हें यकीन नहीं था कि हॉर्मुज को इतनी कामयाबी से ईरान अपने कब्जे में लेगा। वो तो यही चाहता है, वो यही चाहता है कि हमारे जो है उसको अपनी सोवरेनिटी से जोड़ता है, और अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करता है हम खुद मुख्तार हैं, हम अपनी बात खुद कहेंगे, किसी दूसरे को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं, और स्वाभाविक भी है। तो तेल की राजनीति में जो अमेरिका चाह रहे थे, मदरो को जिस ढंग से वेनेजुएला से उठा के ले आए, उस तरह से उठा करके यहाँ पर काम नहीं हुआ उनका। एक बहुत बड़ी कौम है, और वेनेजुएला और ईरान के फर्क को समझ नहीं पाए। भाई, जब अमेरिका का जन्म भी नहीं हुआ था 1764 के पहले, तो मतलब उस आधुनिक अमेरिका का, तो उस समय तक ईरान जो है सो अपना कई उत्थान पतन के अपने कई दौर देख चुके थे। और आपको मालूम होगा कि ऐसा नहीं कि ईरान खामोश रहा है, ईरान लगातार संघर्ष में रहा है, जीतता रहा है, हारता रहा है, लेकिन ईरान कभी किसी का उपनिवेश नहीं बना, कभी किसी का गुलाम। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो कभी किसी का गुलाम, तो उपनिवेश नहीं बना, गुलाम नहीं बना, ये तो यही लोग करते थे। और अटमन साम्राज्य का जब ये हुआ, विघटन हुआ, तो उस समय में इन लोगों ने उसके पहले ही किसके हिस्से में क्या आएगा ये बांट लिया था, और इजराइल को तो खड़ा ही किया गया था कोतवाली करने के लिए वहां। बहुत सारे लोग इस बात को भूल गए हैं कि ईरान फारस है, ईरान का पूरा नाम फारस है। हमारे यहाँ कहावत थी कि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमारे यहाँ ये कहावत है कि देख भाई किस्मत का खेल, पढ़े फारसी बेचे तेल। तो फारसी को लेकर के हमारे आधे से ज्यादा शब्दावली आम फाम भाषा में है, दोस्ती, दुश्मनी, जमीन, ये सब फारसी मूल से आए हुए हैं। तो उस संस्कृति से हमारा जो संबंध है पूरी दुनिया से है, ईरान से भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन तमाम बातों को देखते हुए, इन तमाम चीजों को परिगणित करते हुए हमारा जो रिश्ता था, उस रिश्ते की कद्र हमारी वर्तमान सरकार ने उस ढंग से नहीं की जो करनी चाहिए थी। इसका खामियाजा हो सकता है हम लोग को भोगना पड़े। जी जी जी। अच्छा, जैसा आपने कहा कि जो पूरा क्षेत्र है, पूरा भौगोलिक क्षेत्र है ये,
ये भी इतना इस तरह से पूरा भौगोलिक क्षेत्र का जो डिजाइन इस तरह से है कि ईरान के कहीं ना कहीं उसमें अपर हैंड भी रहता है, और साथ ही गल्फ कंट्री में जो अमेरिका के जो इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का जो इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब के अंदर, विभिन्न देशों के अंदर, क्या उनका भी दबाव था पूरा इस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर? और ऐसे में क्या इजराइल अलग थलग पड़ जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए इस पूरे युद्ध से? जो 5 दिन का उन्होंने कहा है कि क्या ये फेस सेविंग है डोनाल्ड ट्रंप की, पीछे हटने का एक उन्होंने एक तरीका है उनका ये पूरे युद्ध से, क्या इजराइल अकेला पड़ जाएगा, क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि सवाल इजराइल का नहीं है। इसके पास, ईरान के पास जो है वो बोलते हैं डोमिनेशन बाय ज्योग्राफी या टोपोग्राफिकल डोमिनेशन है उनके पास। वो ऐसी संरचना है जिसका इस्तेमाल, उस टोपोग्राफी का इस्तेमाल, तो वो अब उससे उसको बढ़त हासिल हो जाती है ईरान को, तो ये इसका लाभ उनको है। दूसरी बात है कि जो वहां पर जो अरब कंट्रीज हैं, असल में अरब कंट्रीज क्या है, 22 देशों का समूह है, सबके इतिहास अलग अलग है, उनको अपने अपने ढंग का अपना अनुभव है। पैसों पर तो चर्चा हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अभी नहीं कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, उतना समय भी नहीं है और शायद जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये सभी ये चाहते हैं, ये सभी ईरान से घबराते हैं। उनको लगता है कि ईरान अकेले अगर इतना शक्तिशाली हो जाएगा तो उनको लगता है कि ईरान का वर्चस्व उन पर जाएगा। हालांकि ईरान में ऐसी कोई नीतियां नहीं थी, उस शिया सुन्नी का भी अंदरूनी मामला होगा, पता नहीं क्या है नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो ये चाह रहे थे अमेरिका के इजराइल से हट जाने का मतलब, क्योंकि इजराइल तो कुछ नहीं है, इजराइल तो वहां पर प्लांटेड है और इनके हितों के संरक्षण के प्लांटेड है। अगर इजराइल का साथ छोड़ देंगे तो पूरे के पूरे खाड़ी गल्फ में अपने हितों से समझौता करेंगे, अपने हितों के विरुद्ध जाना होगा। ये जाने के लिए तैयार है क्या? ये जाने के लिए तैयार नहीं है। तब तक तैयार नहीं होंगे जब तक ये अंतिम रूप से परास्त न हो जाए। इसलिए इजराइल का साथ तो नहीं छोड़ेंगे। बाकी जो अरब कंट्रीज हैं, वो अरब देश हैं, उनको चाहेंगे कि अपने क्लच में लिए रहें, लेकिन उसमें भी एक समस्या है कि उनको ये ईरान ने सफलतापूर्वक ये उनको समझा दिया है कि तुम्हारी रक्षा, तुम्हारा संरक्षण अगर जरूरत है तुम्हें तो अमेरिका नहीं दे सकता है, हम दे सकते हैं, इसलिए वहां मत जाओ। तो अभी वार बैटल ग्राउंड वही है, लेकिन वार स्पॉट बहुत तेजी से मूव कर रहा है और ये पश्चिमी एशिया से पूर्वी एशिया की तरफ आएगा ही, क्योंकि ईरान के पीछे तो चीन खड़ा है, लड़ाई तो चीन लड़ रहा है इसीलिए। और रूस भी चाहता है कि ये तब तक वहां पर उलझे रहें जब तक यूक्रेन पर पूरी तरह से रशिया का अपना कब्जा न हो जाए, उसको समर्पण न करवा ले। नेटो अलग से टूट रहा है, तो पूरा का पूरा ये चल रहा है। जो पोजिशन में बहुत सारी चीजें बदलेंगी, ये नेट वेट वगैरह वगैरह का भी बदलेगा, सिस्टम बदलेगा, पूरी दुनिया जीरोइंग ऑन जीरो होगी। और देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री भी एकजुटता की बात कर रहे हैं, पहली बार उन्होंने विपक्ष को ऐसा नहीं लताड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेहरू जी नहीं घसीटे गए हैं, इसलिए उनको साधुवाद देना चाहिए। तो देखिए एक नए तरह की चीजें कि नया वर्ल्ड ऑर्डर जब आएगा, पुराना ढहेगा, तो बहुत सारी चीजें नए तरीके से आएगी, डेट ट्रैप पे आएगा। जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है, उसको पूरा का पूरा अमेरिका खुद ही बर्बाद करना चाहता है, बर्बाद कर देगा। और अभी नई संस्थाएं आएगी, क्योंकि मैं फिर कहूं कि फाइनेंस एंड एटम दो ऐसी चीजें हैं, और एनर्जी, जाहिर है एनर्जी जो प्राइमरी सेक्टर यानी कि खेती, पूरा अगर देख लीजिए तो खेती बाड़ी, जो अपने खाद्य सुरक्षा जिसके पास है, एनर्जी सिक्योरिटी जिसके पास है, एनर्जी सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा हो, और एटम जो सभी सुरक्षाओं का चाचा है, उसके साथ सब कुछ होते हैं। तो इसे, और अभी विद्युत उत्पादन के भी जो गैस और इसके ऑयल की जगह अगर परमाणु न्यूक्लियर उसका इस्तेमाल हो सके, उसकी इन्वेस्टमेंट हो सके, तो ये तमाम चीजें बदलेंगे अभी। तो अभी अगर युद्ध समाप्त हो भी जाता है तो भी इसके प्रभाव को कम होने में काफी समय लगेगा। और हमारे यहाँ तो कोरोना संकट हो गया, लोग अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसको समझा है इस बार, और उन्होंने कहा है कि होटलों को, ढाबों को गैस सप्लाई करने में प्राथमिकता दी जाएगी। तो क्योंकि एक ढाबा में अगर, एक होटल में अगर गैस की किल्लत होती है तो हजारों लोगों पर उसका असर पड़ जाता है, लेकिन अगर एक आदमी के घर में गैस की कमी होती है तो उसमें थोड़ा सा कम प्रभावी होता है। प्रभावी वहां भी होता है, लेकिन उन्होंने प्राथमिकता की बात कही है। 2-3 दिन में इसका इफेक्ट देखने में आ जाएगा। उन्होंने जो कहा है उस पर कैसी अमल हो रही है, राज्य सरकारों को भी कहा है, लेकिन प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि अभी
जो तमाम व्यापारिक वर्ग हैं वे आपका साथ देंगे नहीं देंगे, कालाबाजारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मुनाफाखोरी पर कोई नियंत्रण लगेगा नहीं लगेगा, इसके लिए जिस सख्त प्रशासन की जरूरत है, ईमानदार प्रशासन की जरूरत है, वो कहाँ से लाएंगे? संकट यहाँ है सर। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। और अंतिम पर मैं इसमें आता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का आपने बात की, जो बयान आज उन्होंने पार्लियामेंट में दिया, इतने दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में बयान देने के लिए? और क्या सर्वदलीय मीटिंग भी बुलानी चाहिए थी? क्योंकि कल उन्होंने एक दो दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग भी की है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में इतना विलंब क्यों हुआ? क्योंकि पूरा देश इसलिए चाह रहा था कि सामने आकर बात करें, बयान दें, बताएं कि देश के सामने क्या समस्या है और किस तरह से हम इससे निपट रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या राहुल गांधी आज गुजरात में थे और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री थे? इसको किस तरह से आप देखते हैं पूरे विषय को? नहीं, इसलिए इसलिए कि इधर आखिर डोनाल्ड ट्रंप को भी यहाँ तक पहुंचने में समय लग गया ना। अब अंतिम रूप से ये लोग समझ चुके हैं कि इस तरीके से और इस सत्र में ईरान से निपटना संभव नहीं होगा, और तभी डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है। कल भी हमारे यहाँ मीटिंग हुई है और संकेत उनको पहले मिल चुके होंगे, तो इसलिए उनको भी पार्लियामेंट में एक स्टैंड, आज भी तो कोई स्टैंड तो उन्होंने लिया नहीं है। विश्व राजनीति में उनका क्या स्टैंड है, कौन इसमें उचित है कौन गलत है, किसके साथ हम जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे, किस चीज का हमें अफसोस है और किस चीज को हम पकड़ेंगे, ऐसी तो कोई कैटेगोरिकल बात उन्होंने नहीं की है। उन्होंने एक जनरल बातें कही है, सेल्फ डिफेंस की, और यही उस समय वो कह सकते हैं, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? क्योंकि जब सारी चीजें हाथ से निकल चुकी है ना, तो फिर नए सिरे से जब आएगा तो बोलेंगे। खुशी की बात यह है कि उन्होंने बोलना शुरू किया है, कुछ भी है हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने बोलना शुरू किया है, तो ये हमारे लिए भरोसे की बात है, वो हमारे साथ है। जी, जी, बिल्कुल ठीक बात है कि प्रधानमंत्री ने बयान दिया आगे, और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वर्तमान जो दुनिया के हालात हैं और भारत की जो पोज़ीशन है, उसको लेकर तमाम सवाल सभी के मन में थे, और हर कोई चाहता था कि प्रधानमंत्री बयान दें। जैसे भी उन्होंने आज बयान दिया, सामने रखा, तो उनका पक्ष सामने आया, और जिस तरह से पूरे दुनिया के हालात हैं, वह लगातार बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, और आखिरकार आने समय क्या होगा, ये भी एक यक्ष प्रश्न की भाँति सभी के मन में है। लगातार हमारी चर्चा भी बनी रहेगी और हमारा ध्यान भी उस पे रहेगा कि हम और चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। और आपका भी बहुत-बहुत मैं प्रफुल्ल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे बीच में समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे चैनल की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। एक आग्रह और हमारा, आप देख रहे हो नीचे ज्वाइन का बटन है, चैनल उस पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आग्रह हो रहा है कि हमारा कि कमेंट बॉक्स में जाकर हमें प्रतिक्रिया अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें पता चलता है कि हमारी चर्चा को कैसी लग रही है। कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं, सुझाव भी दीजिए, क्योंकि आपको सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें आग्रह है कि हमारे संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही हमारे चैनल का लिंक सभी अपनों को अवश्य शेयर करें, क्योंकि आपका सहयोग से ही हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है। आपका मैं पुनः बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग हमसे लगातार जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे।